नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। इस वीडियो में हम विस्थापन धारा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विस्थापन धारा होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसका फॉर्मूला देखेंगे और अंत में विस्थापन धारा पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, समझेंगे। कुल मिलाकर आज का वीडियो पूरी तरह से विस्थापन धारा पर आधारित है। विस्थापन धारा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसे समझने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है, एक सर्किट लिया है जिसमें एक संधारित्र लगा हुआ है। एक बार इस सर्किट को अच्छे से समझ लें। ये एक संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटें आपको नजर आ रही है और इस संधारित्र को हमने एक सेल से या बैटरी से संयोजित किया है। तो इस परिपथ में संधारित्र के साथ में बैटरी लगी हुई है। जैसे ही हम डॉट डालेंगे, धनावेशित टर्मिनल से धन टर्मिनल से कुछ धन आवेश है वो इस प्लेट के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसको मैं कह दूं प्लेट फर्स्ट। ये क्या है? पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो पहली प्लेट के ऊपर धनावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा। पहली प्लेट पर धनावेश इकट्ठा होगा तो दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में उतने ही परिमाण का विपरीत प्रकृति वाला ऋणावेश क्रिएट होगा। जैसे यहां से इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हुआ तो उसी क्षण पर इस प्लेट के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो एक प्लेट धनावेशित होती है तो दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। एक पर प्लस क्यू आवेश होता है तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू आवेश होता है। और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी लेकर चलते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी लेकर चलते हैं? डी लेकर चलते हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो ए लेकर चलते हैं। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए के बराबर है, ए के इक्वल है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो कि जब कोई संधारित्र आवेशित होता है तो यहां से आवेश चलता है, इसके ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। यहां से आवेश चलता है, इसके ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। आप ऐसे ही समझें कि भाई यहां से धनावेश इसके ऊपर इकट्ठा हो गया, यहां से ऋणावेश इसके ऊपर इकट्ठा हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि यहां से कुछ ऋणावेश है वो इधर आता है, कुछ ऋणावेश इधर आता है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली धनावेश क्रिएट हो जाता है। इसमें से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इधर ऋणावेश आएगा तो धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। इसमें क्या होता है, यहां से ऋणावेश चलता है, वो ऋणावेश इसके ऊपर आकर इकट्ठा होता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर इकट्ठे होते हैं। ऋणावेश की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पर यह देखा गया। अब देखें, काम की जो बात है वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस प्लेट के इस हिस्से के ऊपर धारा आ रही है। यहां पर धारा आ रही है बट इस प्लेट से अब जा नहीं रही है। आ तो रही है बट जिस बिंदु तक आ रही है, प्लेट के इस हिस्से तक आ रही है, इस बिंदु तक आ रही है लेकिन इस बिंदु से आगे नहीं जा रही, इस प्लेट के ऊपर आकर रुक जाती है। तो यहां पर किरचॉफ का नियम, जो किरचॉफ का पहला नियम है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो किसी बिंदु पर जितनी धारा आती है तो उतनी धारा जानी भी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, धारा आ तो रही है लेकिन इस बिंदु से दूर नहीं जा रही। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेट पर यहां पर क्या हो रहा है भाई? संधारित्र की प्लेट पर, किस पर? संधारित्र
संधारित्र के आवेशन व निरावेशन के समय, संधारित्र जब आवेशित होता है, आवेशन या निरावेशन के समय, जब या तो ये चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, तो आवेशन या निरावेशन के समय, आवेशन होगा तब इसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा, निरावेशन के समय ये चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आवेशन या निरावेशन के समय क्या होगा, प्लेटों पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जो पहला नियम है, प्रथम नियम की अनुपालना नहीं होती है, नियम की अनुपालना नहीं होती है। किरचॉफ का पहला नियम यहां पर लागू नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता इसको आप देख ले। ये हमारे पास में है प्लेट, ये हमारे पास में क्या है, प्लेट है, ये हमारे पास में प्लेट है, और ये हमारे पास में कोई चालक तार है। तो यहां से धारा आ तो रही है, धारा आ रही है, इस बिंदु तक आ रही है, लेकिन अब जा नहीं रही है, इस बिंदु तक धारा आ रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम यही तो कहता है कि किसी संधि बिंदु पर या किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। तो यहां पर किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम संधि नियम भी कहते हैं, वह नियम यहां पर फेल हो रहा है, उस नियम की अनुपालना नहीं हो रही। तो एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब ये संधारित्र यहां से आवेशित होता है, इसके ऊपर जब चार्ज आता है, ये जैसे चार्ज आता है, इसके ऊपर धनावेश आता है, इसके ऊपर ऋणावेश आता है, तो उस कंडीशन में दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण से प्लेटों के बीच एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन धारा कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। चलिए एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पुनः बता देता हूं कि जब संधारित्र आवेशित होता है या संधारित्र निरावेशित होता है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान चेंज होता है, और जब विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन आता है तो प्लेटों के मध्य एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको विस्थापन धारा कहा गया। एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट दिया, मैक्सवेल ने दिया। और देखो क्या दिया, विस्थापन धारा की डेफिनेशन क्या बताई इन्होंने, कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको विस्थापन धारा कहा जाता है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, कि संधारित्र के आवेशन या निरावेशन के समय, संधारित्र के आवेशन व निरावेशन के समय, संधारित्र के आवेशन व निरावेशन के समय प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है।
जिसके कारण प्लेटों के मध्य जिसके कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित धारा विस्थापन धारा कहलाती है। प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। विस्थापन धारा कहलाती है। बहने वाली धारा क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। तो यहां पर विस्थापन धारा की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे ये हमारे पास में संधारित्र की प्लेट है, वही डायग्राम में आपके सामने एक बार पुनः रख रहा हूं। देखें, आप ध्यान दें, ये हमारे पास में सेल है और इस सेल के कारण से एक धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये हमारे पास में संधारित्र की प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में 1 के बराबर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 1 के इक्वल है। जब संधारित्र आवेशित होता है तो एक प्लेट के ऊपर धनावेश आ जाता है, तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतनी ही मात्रा में उतने ही परिमाण का ऋणावेश आ जाता है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, हम आपको विस्थापन धारा का एक फॉर्मूला आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला आप यहां पर देखेंगे, उसके लिए मैंने यहां पर डायग्राम आपके सामने रख दिया। इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए, पुनः देख लीजिए। हमारे पास में एक संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, ये हमने पहले ही पढ़ ली है। देखिए, यहां पर ये एक समावेशित परत की भांति व्यवहार करती है। इसकी एक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस धनावेशित प्लेट के कारण से यहां बीचों बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न होगा। इस ऋणावेशित प्लेट के कारण से भी विद्युत क्षेत्र उधर ही उत्पन्न होगा, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, जिसे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन में A, Q अपॉन में A, Q अपॉन में A लिख सकते हैं। तो सिग्मा की जगह हम लिख देंगे Q अपॉन में A। सिग्मा जो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, Q बट्टे में A, इसको हम लिख देंगे।
अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, Q बराबर ए अपसलन नोट ई, ए अपसलन नोट ई लिख सकते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करने वाला हूं, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर क्या लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन में A अपसलन नोट आई है, जिसे हम Q बराबर A अपसलन नोट E लिख सकते हैं। उपरोक्त का क्या कर रहे हैं, उपरोक्त का T के सापेक्ष के रेस्पेक्ट T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के रेस्पेक्ट यदि हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी बराबर टी बाई डी टी, और यहां से ए अपसलन नॉट ई, ए अपसलन नॉट ई। अब देखिए ये ए है वो प्लेट का क्षेत्रफल है, अपसलन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये तो यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी बराबर ए अपसलन नॉट डी ई बाई डी टी। डी ई बाई डी टी, और देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन धारा, इसको आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई डी बराबर ए अपसलन नॉट टी ई बाई डी टी, टी ई बाई डी टी, ये हमारे पास में आ गया है। विस्थापन धारा है वो ए अपसलन नॉट डी ई बाई डी टी, तो ये है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से बहने वाली जो धारा है उसी को हम विस्थापन धारा कहते हैं। यही हमने यहां पर शुरू में डेफिनेशन आपको बताई है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप देखें, आई डी बराबर, इस ए को मैं अंदर ले जाऊं तो डी, अंदर ले जाऊंगा तो E इंटू ए, ये लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। मैं इस ए को इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाता हूं तो E इंटू ए आ गया, E इंटू ए है, ये आ गया विद्युत फ्लक्स, ये क्या आ गया है, विद्युत फ्लक्स आ गया है, अपसलन नोट डी बाई ई बाई डी टी, बाई ई बाई डी टी, ये हमारे पास में आ चुका है, ये हमारे पास में आ चुका है। इससे क्या निष्कर्ष निकला है, यहां से अपन को क्या रिजल्ट मिलता है, यह है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण से बहने वाली धारा, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य, मैं डेफिनेशन आपके सामने पुट कर रहा हूं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जब विद्युत क्षेत्र में बदलाव आएगा तो विद्युत फ्लक्स में भी बदलाव आएगा। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा, उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है।
विस्थापन धारा कहलाती है। उस धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहेंगे, विस्थापन धारा कहलाती है। क्या आपको क्लियर हो जाना चाहिए? विस्थापन धारा को हमने दो तरीके से परिभाषित कर दिया है और दो इसके फॉर्मूले भी देख लिए हैं। आई डी बराबर ए अपसल नोट डी ई बाई डी टी, या हम लिख सकते हैं आई डी बराबर अपसल नोट डी फाई ई बाई डी टी। जब आप ए बाहर है तब यहां ई रहेगा और ए को अंदर ले जाएंगे तो डी फाई ई रहेगा। यहां पर अंदर का मतलब है कि उसको ई इंटू ए को हम फाई ई से पुट कर देंगे, विद्युत फ्लक्स से लिख देंगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। क्या है कि चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है। मैंने चित्र बनाया नहीं है, पर एक संधारित्र का चित्र है जो 12 सेमी त्रिज्या की दो वर्ताकार प्लेटों को, यहां पर संधारित्र का जो चित्र है वो इस तरीके से है। दो वर्ताकार प्लेट हैं, इस तरीके से एक सेल से जुड़ी हुई है। दो वर्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत से द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है, इसका मान 0.15 एम्पियर है। तो हमारे को सबसे पहले निकालनी है धारिता, फिर निकालनी है प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर, विभवांतर परिवर्तन की दर। चलिए सबसे पहले तो हम धारिता ज्ञात करते हैं। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है विद्यार्थियों, देखो यहां पर यूज में आ गया। संधारित्र की धारिता जिसको हम C से लिखते हैं ए अपसल नोट बट्टे में D। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ए यहां पर है वर्ताकार प्लेट, वर्ताकार प्लेट, और वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह में क्या लिख दूं? पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या है, पाई का मान है 3.14, आर जो संधारित्र की प्लेट है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 0.12 गुणा 0.12, अपसलन नोट का मान होता है हमारे पास में 8.854 गुणा 10 की घात -12 बटेवा, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप यहां पर देख लीजिए मैंने राशियां चेंज की है। देखिए कौन कौन सी राशियां मैंने चेंज की है वो आप देख लीजिए, जरूर देखेंगे कि देखिए जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की वो 5 सेंटीमीटर है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? या तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या आप इसको क्या लिख दें? 0.05 मीटर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो आर है वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसे आप देखो या तो ऐसे लिखें 12 सेंटीमीटर को 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा है उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
हेलो। हाँ जी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी। तो यहां से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो सी की जो वैल्यू है वो 8 पिको फेरेड आएगी। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू प्राप्त होने वाली है। हमें यहां पर और पूछा है विभवांतर परिवर्तन की दर। विभवांतर परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे? P बराबर होता है Q बट्टे में C, और यहां से विभवांतर परिवर्तन की दर। चलिए, ये है हमारे पास में इस सर्किट में से बहने वाली चालन धारा, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, जिसे हम आईसी से पुट कर सकते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या है? टी की जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाली है। आईसी का मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है। आईसी 0.15 एम्पियर दे रखी है। 0.15 एम्पियर हमें दे रखी है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.15 एम्पियर। सी का जो मान है वो अभी अभी हमने निकाला, 8 गुणा 10 की घात -12। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा? 0.15 बट्टे में 8 गुणा 10 की घात 12, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 15 बट्टे में 8 गुणा 10 की घात 10, और यहां से एक बार में चला जाएगा। फिर 7 शेष रह जाएगा। 70 के अंदर 70 में 8 बार में 64, 60, 7 बार में 5 गुणा 10 की घात 10 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट पर सेकेंड। देखेंगे प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा। प्लेटों के बीच में बहने वाली विस्थापन धारा आई डी से हम लिखते हैं, जो कि क्या होगी? ये होती है ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी टी। और देखिए एक ही जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक ही जगह हम पुट कर देंगे। ये हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V बट्टे में D। V बट्टे में D। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आई डी बराबर देखिए अपने पास में क्या आ चुका है। डी हम इस डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले लेंगे। dv बाई डी टी, ये अपने पास में आ चुका है C। ये dv बाई डी टी। अभी अभी इनकी वैल्यू निकाली हमने। C का मान निकाला 8 गुणा 10 की घात -12, और dv का मान निकाला है 1
धारा की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो संधारित्र की प्लेट है उसमें से बहने वाली धारा है संधारित्र की प्लेटों के मध्य, वो है 0.15। देखो एक बार इसको समझ ले मैं अच्छे से, कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो धारा है, इसे आप समझे, यहां पर जो धारा बह रही है उसका मान आया 0.15 एम्पियर, और यहां से जो धारा हमें दे रखी थी जिसको हम आईसी से पुट कर रहे हैं वो भी 0.15 एम्पियर। दोनों धाराएं सेम है, दोनों धाराएं क्या है, सेम है। तो विस्थापन धारा और चालन धारा, जो इस सर्किट में से बाहर जो धारा बह रही है उसको हम कहते हैं चालन धारा। तो चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों बराबर होती है, ये आप ध्यान रखें, दिमाग में फिट बैठा लें कि देखो क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है। तो इसका आंसर है हां, अब लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि ये जैसे पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, यहां से ऐसे इस तरीके से विद्युत का प्रवाह हो रहा, तो यहां से तो धारा बह रही है आईसी, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो धारा बह रही है वो है आईडी। आप यहां पर देखेंगे इस संधारित्र की प्लेट पर जितनी धारा आ रही है आईसी, उतनी की उतनी ही दोनों प्लेटों के बीच में जा रही है। तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराएं बराबर है, और वो हमने प्रूफ भी कर दिया है। आईसी जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 0.15 एम्पियर दे रखी थी, आईडी विस्थापन धारा जो कि हमने फाइंड आउट की थी, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो हम कह देंगे कि यहां पर किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, वो लागू होता है और अच्छे से लागू होता है। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि विस्थापन धारा पर आधारित था, सीधे फॉर्मूलों पर आधारित था। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।